नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और खास खबर में सवाल तो पूछेंगे आज के साथ मैं हूं दीपक शर्मा। और आज का सवाल सीधा सा है, चुनावी मुकाबले में कौन 19 और कौन 20, ये जानने का हम प्रयास करेंगे। हमारे साथ रांची स्टूडियो से मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर राजश्री जयंती जी हैं। जयंती जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से पक्ष रखने के लिए अमृत सिंह जी हैं। अमृत सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अमृत सिंह जी, चूंकि सत्ता पक्ष से आप हैं तो पहला सवाल आपसे ही कि आप अपने आप को इस चुनावी मैदान में 20 मान रहे हैं तो किस आधार पर? देखिए, अब चुनावी समय प्रारंभ हो चुका है। हम चुनाव की प्रक्रिया में आगे बढ़ चुके हैं। प्रथम चरण का नामांकन पूरा हो चुका है और जब इस चुनावी रण में हम आगे बढ़े हैं तो हम इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि इस चुनाव में हम पूर्ण बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में आएंगे। आपने एक सवाल किया कि आप किस आधार पर इस तरह का दावा कर रहे हैं, क्या आपका कॉन्फिडेंस जो है उसका कारण क्या है। तो जो 5 साल में हमारी गठबंधन सरकार ने झारखंड की जनता के लिए जो कार्य किया है, हम उसी कार्य के आधार पर जनता के बीच जाना चाह रहे हैं। दूसरी बात, जो भाजपा की सरकार की केंद्र में जो सरकार है उसकी नाकामियां और उनके द्वारा जो ध्रुवीकरण करने का जो लगातार प्रयास किया जा रहा है, समाज को बांटने का प्रयास किया जा रहा है और मूल मुद्दा जो जनता के बीच का है, महंगाई का, भ्रष्टाचार का, उससे जो भागने का प्रयास किया जा रहा है, युवाओं के रोजगार से भागने का जो प्रयास किया जा रहा है, हम इन सारे विषयों पे हम इनको लेके और जनता के बीच जाना चाह रहे हैं। आपने देखा होगा कि भाजपा जब सत्ता में आई थी तो उन्होंने कहा था कि हम 5 करोड़ रोजगार देंगे। उस रोजगार के विषय पर वो फेल कर गई। आपने देखा कि देश में पहली बार ऐसा हुआ कि जब नीट का पेपर लीक हुआ, नेट का पेपर लीक हुआ और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर भाजपा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप रहे। युवाओं के मुद्दे पर एक शब्द बोलने को वो आगे नहीं बढ़े। आप देख रहे हैं कि देश का एक महत्वपूर्ण राज्य मणिपुर लगातार जल रहा है और प्रधानमंत्री जी के पास थोड़ा सा भी समय नहीं है कि उस इतनी बड़ी जो त्रासदी मणिपुर में आई हुई है उस पर कुछ जाके समय निकालें, वहाँ के जो जनता है उनके बीच जाकर बात करें और उसको किसी तरह से शांत कराने का प्रयास करें। इनके लिए महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है, ये अपनी पीठ स्वयं से थपथपाते हुए कहते हैं कि देखिए, हम तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यूक्रेन और रसिया का वर्ल्ड वार की जो स्थिति जो उत्पन्न हुई है उसके रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि ढाक के 3 पात, सिर्फ अपनी झूठी पीठ थपथपाने से इनका काम चल रहा है। और वास्तविक रूप से जब इनसे पूछा जाए कि आप काम क्या कर रहे हैं तो वो उस मामले में फेल है। आप देखिए, एक राज्य का मुख्यमंत्री लगातार अपने राज्य की मुख्यमंत्री पद की जिम्मेवारी छोड़ के झारखंड जैसे राज्य में आके बैठा हुआ है, क्या सिर्फ सत्ता की प्राप्ति के लिए। येन केन प्रक्रेन, किस प्रकार से दूसरे दलों की सत्ता को हटाकर भाजपा को सत्ता में लाया जाए, इनकी प्राथमिकता में है। जनता का मुद्दा इनके लिए गौण है, जनता के विषय इनके लिए गौण है, सत्ता इनकी प्राथमिकता है। यह सिर्फ सत्ता की चाशनी को चखना चाहते हैं और उससे दूर होना नहीं चाहते हैं। और यही कारण है कि लगातार देखिए कि एक राज्य का मुख्यमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री मामा यहां आकर बैठे हुए हैं। चलिए, गंभीर आरोप है, यानी कि न राज्य में बीजेपी ने विपक्ष की जिम्मेदारी सभी से निभाई है, न केंद्र की बीजेपी सरकार ने झारखंड का हित का ख्याल रखा है। तो केंद्र में भी बीजेपी को नाकाम बताया जा रहा है झारखंड वासियों के हित को ध्यान में रखने के लिए, उनके लिए काम करने के लिए। चलिए, डॉक्टर राजश्री जयंती जी के पास चलते हैं और उनसे समझ लेते हैं कि राजश्री जी, बीजेपी चाहे वो विपक्ष में झारखंड में है, उसने न जनहित के मुद्दों को उठाया प्रमुखता से, न केंद्र की बीजेपी सरकार ने झारखंड की जनता का हित का ख्याल रखा। तो आपको 19 बताया जा रहा है इस चुनाव में और जेएमएम नित गठबंधन INDI अलायंस खुद को 20 बता रहे हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को ये बताना चाहूंगी कि हमारा जो चुनावी समर में आने का जो वक्त होता है वो सिर्फ चुनाव में नहीं होता। हम पूरे 5 साल पूरे परीक्षा की घड़ी में सिर्फ नहीं पढ़ते, पूरे 5 साल पढ़ते हैं। हमारे जो कार्यकर्ता है वो पूरे 5 साल लगे रहते हैं
और जहां तक आपने 5 साल के, अभी आप कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे थे कि 5 साल उन्होंने काम किया, क्या काम किया? सबसे पहले तो जो वादा किया वो कितने झूठे थे, कितने जनता को बहलाने वाले थे, उसका उदाहरण तो हम रोज सुनते हैं, रोज देखते हैं। सबसे पहला अगर हम बात करें, आपने युवाओं की बात की, सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि युवाओं को अगर 5,000 ग्रेजुएट को और 7,000 पोस्ट ग्रेजुएट को देने की बात हुई थी, एक भी रुपया मिला क्या? नहीं मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, हेमंत सोरेन ने, कि अगर मैं 5 लाख युवाओं को नौकरी नहीं दे पाता तो मैं उससे अपने आप को अलग कर लूंगा और राजनीति से संन्यास ले लूंगा। लिया क्या? जहां तक महिलाओं के सम्मान की बात है, आज 6,000 7,000 से ज्यादा महिलाएं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बच्चियों से रेप की घटनाएं हो रही है, बोलने में भी शर्म आती है। और ये महिला सम्मान की बात करते हैं, और महिला सम्मान में अभी क्या जोड़ा इन्होंने कि मैया सम्मान योजना। मैं बोलती हूँ मैया सम्मान योजना बहुत अच्छी बात है कि सबके खाते में 1,000 रुपया गया। मैं पूछना चाहती हूँ वर्तमान सरकार से कि अगर 1,000 रुपये देने की ही इतनी ही तमन्ना थी तो फिर आप शुरुआत में ही अनाउंस करते, शुरुआत में ही दिया जाना शुरू करते। जब चुनाव के समय में 4 महीने बचे हुए हैं, तब आपको महिला सम्मान की याद आ रही है। और महिला सम्मान कैसा सम्मान है ये सब लोग देख रहे हैं। जी, ये भी तो कह सकते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। कोरोना के संक्रमण काल से उभरने में थोड़ा समय लग गया, सरकार को व्यवस्थाएं बहाल करने में थोड़ा समय लग गया, ये तो कह सकते हैं। आपके जो प्रश्न थे उसके लिए कि आपने कहा कि हम तोड़ने की बात करते हैं, हम तो हमेशा जोड़ने की बात करते हैं। और तभी हमारा ये जो एक फॉर्मूला सा हो गया कि सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास, तो ये हम यूं ही नहीं बोलते। जब हम घर आवास योजना की बात करते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना की, तो हम ये नहीं देखते कि किसको मिला किसको नहीं मिला। जब राज्य की जनता कोरोना से पीड़ित थी तो जिसको इलाज करना था, उस समय ये नहीं देखा गया कि वो किस संप्रदाय से है, किस धर्म से है, कौन है। सबको एक समान ट्रीटमेंट किया गया। और राज्य की जनता को जो 80 करोड़ जनता को जो खाद्य सामग्री वितरण किया गया, उसमें भी ये नहीं पूछा गया कि आप किस धर्म से है, किस संप्रदाय से। तो सबका साथ को लेकर ही हमेशा चलती है, और यही राष्ट्रवादी विचारधारा। हमारे वीर सावरकर साहब ने भी यही कहा था कि जब हम राष्ट्र की मुख्य धारा से अगर हम अलग हटते हैं तो वही हमारा ये राष्ट्र को टूटना शुरू होता है। तो हमें हमारा सबसे पहले हमारा देश, हमारी पार्टी बाद में, और तब व्यक्ति की बात आती है। जी, चलिए, तो अपने अपने तर्क हैं। हम अमृत जी के पास एक बार फिर से चलते हैं। और बीजेपी जो एक मुद्दा प्रभावशाली तरीके से उठाती रही है वो है सूबे का डेमोग्राफी बदलाव और बांग्लादेशी घुसपैठियों को, अवैध घुसपैठियों को संरक्षण देकर अलग अलग इलाकों में बसाया जा रहा है। और इस मुद्दे को प्रमुखता से बीजेपी इस चुनाव में उठा रही है। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे तो अमृत सिंह जी से इसके बारे में भी जानकारी लेंगे कि जो सरकार आदिवासी हित में काम करने की बात कर रही है, उस सरकार पर इस डेमोग्राफी चेंज के जरिए, अवैध घुसपैठियों के जरिए आदिवासियों के हित को नजरअंदाज करने और वोट बैंक की सियासत करने का आरोप लग रहा है। इस पर अमृत जी या सत्ता पक्ष क्या कुछ अपना जवाब देते हैं, इस छोटे से ब्रेक के बाद जानेंगे। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधे मेहमानों के पास चलते हैं। ब्रेक से पहले अमृत जी से हमने सवाल किया था कि आदिवासियों के हित की सरकार बात करती है, लेकिन इस चुनाव में सरकार पर सबसे बड़ा आरोप विपक्षी खेमा आदिवासियों के हित को नजरअंदाज करने का, अवैध घुसपैठियों को बसाने का, आदिवासी इलाके में डेमोग्राफी बदलाव करने का आरोप लगाती है। उन आरोपों का किस तरह से जवाब देंगे अमृत जी? देखिए, जो भाजपा ये लगातार ये सवाल उठा रही है बांग्लादेशी के मुद्दे पर, तो भाजपा को जवाब देना होगा कि जब झारखंड का एक अलग राज्य के रूप में स्थापना हुआ तो सबसे ज़्यादा समय तक किसका शासन रहा? वह दल भाजपा रही। आप देखिए कि 2019 से पहले झारखंड में किसकी सरकार थी? क्या ये बांग्लादेशी का मुद्दा सिर्फ 2019 के बाद आया या इससे पहले भी था? ये सवाल भाजपा के लोगों से हम पूछना चाहते हैं। अगर बांग्लादेश का मुद्दा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है तो भाजपा को यह बताना पड़ेगा कि केंद्र में किसकी सरकार है और सीमा की सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी है।
आप देखिए कि यह मुद्दा सबसे पहले कौन उठा के लाया। यह मुद्दा आज का नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई। आसाम के बहुत सारे संगठनों ने उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दाखिल की और कहा कि बांग्लादेश की घुसपैठियों के कारण वहां का जो डेमोग्राफी है वो बदल रहा है। उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्देश में कहा कि जो बॉर्डर इलाके हैं बांग्लादेश के, उसकी डबल फेंसिंग कराई जाए, वहां लाइट की भरपूर व्यवस्था की जाए, पेट्रोलिंग की व्यवस्था की जाए। लेकिन आप देखिए, लगातार ये तीसरा टर्म है भाजपा का केंद्र में सरकार का। ये सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी भाजपा के लोगों के पे थी। भाजपा की सत्ता ने केंद्र में वो सत्ता में रह बीजेपी के आरोप ही बीजेपी के मत्थे मढ़े जा रहे हैं। राजश्री जी क्या कहेंगी? और आज वह झारखंड में केंद्रीय एजेंसियां आपके ऊपर है, सीमा सुरक्षा बल आपके अधीन है, बॉर्डर के राज्यों में आपकी सरकार है, तो क्या घुसपैठ आपके राज्यों के माध्यम से हो रहा है? आप इस महत्वपूर्ण मुद्दों पे जवाब नहीं दे रहे हैं। और चूंकि आप इस मुद्दा के द्वारा झारखंड में ध्रुवीकरण कराना चाह रहे हैं, बांग्लादेश का घुसपैठ मुद्दा नहीं है, वह इसे मुस्लिम बनाम हिंदू के मामला के रूप में इसे स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी प्रकार से झारखंड में ध्रुवीकरण हो, चूंकि यह चुनावी राज्य है और इस प्रकार से ध्रुवीकरण करा के यह चुनाव में लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं। जो जन मुद्दा है रोजगार का, महंगाई का, दीपक जी, इस पर वह चुप हैं। जवाब इनको क्या चाहिए कि भाई बांग्लादेश के मुद्दे पर आप जवाब दीजिए, जबकि विषय इनसे जुड़ा हुआ है। ठीक है अमृत जी, एक बार राजश्री जी की भी बात सुन लेते हैं ना। उन्हीं के आरोप आपने उन्हीं के मत्थे मढ़ दिए, एक बार उनकी भी बात सुन लेते हैं। जी राजश्री जी कह रहे हैं अगर घुसपैठ हुई है तो केंद्र सरकार की नाकामी है। सबसे पहले तो दीपक जी, आप ये मुद्दा उठाए, इसके लिए मैं आपका विशेष आभार प्रकट करना चाहूंगी कि एक सचमुच में एक आज ये ऐसी मुद्दा है जो सचमुच में लगता है कि जैसे बांग्लादेशी जो घुसपैठिया है वो, ये सही बात है कि पहले भी था, लेकिन उस तरह से प्रश्रय नहीं दिया गया, उनके वोटर आईडी कार्ड नहीं बनाए जाते थे, उनको लाइसेंस प्राप्त नहीं कराए जाते थे। लेकिन आज क्या इशू है, अगर एक एग्जाम्पल के लिए बताना चाहूंगी कि 2 रोजगार लेने के लिए आते हैं मनरेगा में और वो अपने खानदान के किसी और को बुला लेते हैं, तो वो भी घुसपैठिया में आ जाते हैं और उनका भी वोटर आईडी बन जाता है और वो भी हमारे झारखंड में आ जाते हैं। और इस तरह से ये चलते 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 आज इस दौर पर पहुंच गया है कि जो आदिवासी हित की बात करते हैं, जो सरकार आदिवासी हित की बात करते हैं, जंगल जमीन माटी की बात करते हैं, आज तो जंगल जमीन माटी में किस तरह से लूटा गया उसकी तो बात अलग ही। लेकिन महिलाओं की बात करें तो महिला जिस तरह से महिलाओं को बहलाकर फुसलाकर, और ये बात सही है कि अभी बहुत शिक्षित हो गई हैं हमारे आदिवासी भाई बहनें, लेकिन अभी भी बहुत ऐसे जगह है जहाँ पे इनको आराम से बहलाया फुसलाया जाता है और उनसे शादी की जाती है। और शादी करने के बाद क्या हश्र होता है, कितने टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं, वो हम सब ने टीवी के माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से ही देखा और सुना। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगी कि राजश्री जी, जब बीजेपी के नेता इन शब्दों का उपयोग करते हैं तो उन पर सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का आरोप लगता है। 1-2 घटनाओं को लेकर पूरे सरकार को कटघरे में कैसे खड़ा कर सकती हैं, इसका भी जवाब देना होगा। कटघरे में तो ये तो न्यायालय ने बोल दिया ना कि हाँ, यहाँ पे 26-27% जो वोटर्स घटे हैं और उनके वोटर्स बढ़े हैं तो घुसपैठियों के माध्यम से, ये तो सरकार इस कोर्ट के माध्यम से पता चल गया। तो इसमें सच्चाई बताने की क्या जरूरत है? तो वो डिफेंड करेंगे ना कि हाँ पहले भी था। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं था, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते जिस तरह से पहुंचा है और जिस तरह से इनको प्रेशर दिया गया है, ये बांग्लादेश बना रहे हैं इसे, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज्वलंत मुद्दा है। और हमारी सरकार अगर आएगी तो सबसे पहले वो घुसपैठियों को उखाड़ने की बात करेगी और जो महिलाओं के सम्मान की लोग बात करते हैं। और आज आदिवासी बहुल राज्य में आदिवासियों की बात करके 19-20 का ये मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। राजश्री जी जब ये आरोप लगा रही हैं तो अमृत जी से एक जवाब तो बनता है। अमृत जी, आदिवासियों के हित पर 19-20 बहुत कांटे का मुकाबला है,
क्या आप जो सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, मीडिया में जिस तरह की बयानबाजी होती है, क्या लगता है कि आदिवासी ये नहीं समझ रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनके पड़ोस में कौन आके रह रहा है, इसे वो नजरअंदाज करेंगे? मीडिया से अगर बाहर निकल के मैदान में देखिएगा तो क्या लगेगा? देखिए, भाजपा जिसे आदिवासी, गैर आदिवासी, बांग्लादेशी का मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहा है, अगर यह इतना ही महत्वपूर्ण मुद्दा होता तो लोकसभा चुनाव से पहले से ये लगातार इस विषय पर वो ये उठा रहे हैं। लेकिन आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में एक भी भाजपा का आदिवासी सांसद जीत कर नहीं आया। यह क्या दिखाता है कि यहाँ के जो स्थानीय मूल निवासी हैं, उनके लिए इस तरह का कोई विषय है ही नहीं। वह समझ रहे हैं कि भाजपा एक झूठा प्रोपेगेंडा इस चुनाव में और यहाँ के जनमानस में भय पैदा करने का प्रयास कर रही है, जिससे चुनावी लाभ प्राप्त किया जा सके, समाज के बीच में दरार पैदा किया जा सके, समाज को तोड़ा जा सके। जो लोग भाई भाई बनकर एक समाज में एक साथ रह रहे हैं, उनको ये लड़ाना चाह रही है। और यहाँ के आदिवासी भाई बहन सारे लोग भाजपा के इस एजेंडे को समझ चुके हैं और इस कारण से इस झांसे पर नहीं आ रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दा क्या था? जब आपने बांग्लादेश के विषय पर मुझसे सवाल किया तो मैंने एक प्रति प्रश्न किया भाजपा के नेत्री से, लेकिन क्या आपको उसका जवाब मिला? क्या उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की क्या उपलब्धियां रहीं? उन्होंने सीमा पे ऐसा कौन सा काम किया जिससे बांग्लादेशी घुसपैठ को रोका जा सके? उसका कोई जवाब आपको मिला क्या? सवाल को घुमा घुमाकर चक्करघिन्नी कर देना। नहीं, वो तो कह रहे हैं ना। देखिए अमृत जी, उन्होंने एक और आरोप ये भी लगाया है, इस आपने जो सवाल खड़ा किया उस पर ये आरोप उनका है, हम चाहेंगे इस पर भी आप जवाब दे दें। वो कह रहे हैं कि आंकड़े ये दर्शा रहे हैं, मतदाताओं के प्रतिशत में जो अचानक से उछाल आया है वो ये दर्शा रहा है कि उन्हें पराश्रय दिया गया है, सरकारी संरक्षण मिला है, ये आरोप लग रहा है। नहीं, आरोप तो आरोप लगाएंगे ना। वो भाजपा के लोग कांग्रेस और गठबंधन सरकार की तारीफ तो नहीं करेंगे, हम उनसे ऐसी उम्मीद भी नहीं करते हैं, लेकिन एक गलत विषय उन्होंने उठाया। माननीय उच्च न्यायालय में जब यह मामला गया, माननीय उच्च न्यायालय ने कोई फाइंडिंग नहीं दी है, कोई अंतिम आदेश नहीं दिया वक्त की बाध्यता है। हम उम्मीद करते हैं कि अगली बार हम फिर इस मुद्दे पर जरूर मेहमानों के साथ बैठेंगे और इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे, क्योंकि झारखंड आदिवासियों के हित में गठित राज्य है और यहाँ आदिवासियों के हित को ही प्राथमिकता देती रही है सरकार। लेकिन क्या इस सरकार में वैसा हुआ है? विपक्ष का आरोप है नहीं है, लेकिन सत्ता पक्ष का आरोप कि विपक्ष प्रोपेगेंडा फैला रहा है और ये जनता के बीच जब जाएंगे अपने इस तथ्यहीन आरोपों को लेकर तो वहां इनकी नहीं चलेगी और मौजूदा INDI अलायंस ही 20 साबित होगी। देखना दिलचस्प होगा कि जनता क्या फैसला सुनाती है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजश्री जयंती जी और अमृत सिंह जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।